ठीक है, फॉर्मेट डिस्कस करा था हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तीनों हमने डिस्कस करे थे, और उसका देखा था एक एक आइटम क्यों प्लस और क्यों माइनस हो रहा था। अब हम क्वेश्चन करेंगे। जो फॉर्मेट था हमारा वो पूरा फुल फ्लेज फॉर्मेट बना रखा था, मैंने हाथ से लिखा हुआ था, जिसमें मैक्सिमम जितनी एंट्री हो सकती है मैक्सिमम 12th क्लास लेवल में। वैसे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्कोप है इसका आफ्टर 12th, जब आप 12th के बाद ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ोगे ना तो बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और बहुत एक्स्ट्रा एंट्रियां भी आती हैं। अभी हम अपने स्कोप के हिसाब से पढ़ेंगे इसके अंदर, जो लेक्चर होगा हमारा उसके अकॉर्डिंग। तो वो जो फॉर्मेट था पूरा फुल फ्लेश था, कितनी कितनी एंट्रियां मैक्सिमम हो सकती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैं शेयर करता हूं क्वेश्चन, एक बार पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का नोट्स है, क्वेश्चन का स्कैनर है ये, मतलब एग्जाम्स के क्वेश्चन है दिल्ली रीजन के, ओनली ओनली दिल्ली रीजन के हैं ये, ना तो इसमें ऑल इंडिया वाले हैं और ना ही इसके अंदर आपके। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले ऊपर ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ है। प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट ना बच्चों चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में। पहले प्रपोज डिविडेंड का कुछ और ट्रीटमेंट होता था, अब AS4 एप्लीकेबल होता है इसमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डिंग होता है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जब हमारे क्वेश्चंस में आएगा। फिलहाल अभी हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें 2008 में कौन सा क्वेश्चन आया है वो ये दिया हुआ है आपका। ऐसे ही 2009 2010 जो क्वेश्चन अभी हमसे हो पाएगा उस पर आ जाते हैं सीधा। 2014 अभी 10 आया है, 11 12 देख लेना, 2014 का भी आगे निकल जाए। 13 14 एक मिनट। ठीक है, ये 2014 का क्वेश्चन है, इसको करेंगे आज हम। थ्योरी भी कर ले साथ साथ में जब सामने दिख रही है तो। देखो एक क्वेश्चन आया था, 8 नंबर का चैप्टर है, 2 नंबर की थ्योरी, 6 नंबर का प्रैक्टिकल आता है, पता है हमें। व्हाट इज मीन बाय कैश इक्विवेलेंट? तो कल मैंने बताया था कैश इक्विवेलेंट के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए अगर, एक तो रेडली कन्वर्टेड इनटू अमाउंट ऑफ कैश, नोन अमाउंट ऑफ कैश, और दूसरा इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज, मतलब उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना है। देखो आंसर लिखा है वही, कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था कल। तो एक नंबर का जो क्वेश्चन आया वो में आता था कैश इक्विवेलेंट क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर आपका कह रहा है स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज मैंने अभी नहीं पढ़ाए थे आपको, आप लोग अपने बुक से पढ़ सकते हो या मैं बाद में जब चैप्टर खत्म होगा तो पढ़ा दूंगा। देखो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है इसमें यहाँ पे, इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। पता है इतना तो हमें कि हमें बिजनेस के कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये हो सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। फिर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 6 नंबर का। क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना पहले, चाहे क्वेश्चन पढ़ने में 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट जितने मिनट भी लग जाए, क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। देखो बैलेंस शीट बनी हुई है एज पर शेड्यूल 3, जो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट हमने पढ़ी थी पहले चैप्टर में, वैसे ही बैलेंस शीट बन रखी है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। देखो ध्यान से, 2012 में शेयर कैपिटल 1,80,000 था और 2013 में कितना हो गया 2,10,000। मुझे बताओ कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा शेयर कैपिटल बढ़ने से? जल्दी, शेयर कैपिटल बढ़ने से कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? बिजनेस में क्या हो गया, जब मैं शेयर इशू करूंगा, जब शेयर इशू करूंगा तो कैश आएगा नहीं मेरे पास। भाई पहले हमारे पास 2012 में इनफ्लो होगा, सिंपल सी है ना, मैं पूछ रहा हूं आपसे, सॉल्यूशन में तो लिखेंगे ही हम। ठीक है, कैश का इनफ्लो होगा, पता लग गया। रिजर्व एंड सरप्लस, जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है इसके अंदर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस होते हैं। यहाँ नोट नंबर 1 लिखा हुआ है, बाद में देख लेंगे इसे नोट नंबर 1 में नीचे जाके। इसको छोड़ दो, अभी नोट नंबर 1 बाद में बना होगा नीचे, उसको देख लेंगे, अगले पेज पे भी है क्वेश्चन। नॉन करंट लाइबिलिटी,
2012 में 1.5 लाख थी, 2013 में भी 1.5 लाख है। बताओ कैश का इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ या नो फ्लो? कैश का इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो? नो फ्लो। कोई फ्लो नहीं हुआ, जितना था उतना ही है। इसका मतलब इसकी एंट्री नहीं होगी हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के आगे कोई रेट लगा है क्या? जब हम उधार लेते हैं तो उधार पे हमें इंटरेस्ट भी देना होता है ना, क्या इस पे कोई रेट मेंशन है? 10% है या 12% है या 15%? नहीं है। होगा तो क्या करेंगे वो बात की बात देखेंगे बाद में, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, फिलहाल तो नहीं है यहाँ पे। करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल 27,000 थे पहले, अब 75,000 हो गए। मुझे बताओ कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो? कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है? सर आउटफ्लो। कल समझाया था मैंने, इसीलिए ध्यान से देखो। क्या करते थे, इसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? इसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? मैंने लिखवाया था ना, डिक्रीज इन सीए इंक्रीज इन सीएल। अगर सीए करंट एसेट डिक्रीज हो या करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो तो वो प्लस होता है। क्यों प्लस होता है? क्योंकि इनफ्लो होता है। और ये इनफ्लो कैसे है समझो ध्यान से। ट्रेड पेबल मान लो क्रेडिटर है इसके अंदर, क्रेडिटर को हमें 27,000 देना था 2012 में, अब 2013 में हमें 75,000 देना है। इसका मतलब हमने उसको पेमेंट ही नहीं करी। हमने उसको पेमेंट नहीं करी, हमारे क्रेडिटर और बढ़ गए। अगर पेमेंट कर देते तो क्रेडिटर घट जाते। हमने पेमेंट नहीं करी, जो उधार में सामान हमने खरीदा, जो क्रेडिट पे हमने परचेज करा, हमने पेमेंट नहीं करी तो क्रेडिटर हमारे और बढ़ गए। और जब क्रेडिटर हमारे बढ़े और हमने पेमेंट नहीं करी तो मेरे पास जो कैश जनरेटेड था बिजनेस में, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, वो बढ़ गया। इसलिए ये इनफ्लो है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए बता रहा हूं मैं। ये कैश का इनफ्लो है और ये प्लस होगा। ठीक है, आगे आते हैं। नॉन करंट एसेट, उसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स हैं। 2,52,000 था, अब 2,94,000 हो गया। मुझे बताओ हमने परचेज करा है एसेट या बेचा है? 2012 में 2,52,000 था, 2013 में 2,94,000 हो गया। ये परचेज है या सेल है? हर्षित इनफ्लो नहीं है ये। पहले तो ये देखो परचेज है या सेल है। परचेज है, जब हम एसेट खरीदेंगे, जब हम एसेट खरीदेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो। आउटफ्लो होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये माइनस होगा, वो देखेंगे बाद में प्लस माइनस कैसे करना है। फिर आ जाओ आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे। पहले 18,000 था, अब 48,000 है, तो ये भी परचेज हो गया, बढ़ गई ना वैल्यू। इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, तो ये भी क्या है? आउटफ्लो है। तो इन्वेस्टिंग वाले दोनों आउटफ्लो की एंट्री हो गई। करंट एसेट, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना है। करंट एसेट के नीचे जितने आइटम लिखे हैं वो सारे के सारे करंट एसेट नहीं माने जाएंगे। मुझे बताओ इसमें से कौन कौन सी चीजों को मैं करंट एसेट नहीं मान सकता कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम? जो मैं वर्किंग कैपिटल चेंज के नीचे एंट्री करूंगा ना, डिक्रीज इन सीए इंक्रीज इन सीएल, जो करंट एसेट वाली एंट्री करूंगा, उसमें मैं कौन से आइटम को नहीं ले सकता वहां पर? जो एक तो कैश, कैश और एक कैश इक्विवेलेंट। तो सबसे लास्ट वाला अमाउंट कैश, ये मेरा करंट एसेट नहीं माना जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम। और दूसरा करंट इन्वेस्टमेंट, सबसे टॉप वाला मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये भी क्या है? मेरा कैश इक्विवेलेंट है। लिखाया था ना कल मैंने, कैश इक्विवेलेंट में 4-5 आइटम लिखवाए थे। कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसमें करंट इन्वेस्टमेंट, फिर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। तो वो 4-5 आइटम ध्यान रखना, वो क्या है? मेरे कैश इक्विवेलेंट है। तो करंट एसेट्स हम किसको मानेंगे सिर्फ यहाँ पे? इन्वेंट्री को और ट्रेड रिसीवेबल को। तो अब इसको कंपेयर कर लो। इन्वेंट्री होगा ना इनका, लास्ट में होगा, जो सबसे लास्ट में करते थे, एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री 24,000 था, 1,07,000 हो गया। करंट एसेट की वैल्यू बढ़ गई, करंट एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो इनफ्लो है या आउटफ्लो है कैश का? इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब क्या है? नहीं नहीं, इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब क्या है? हमने स्टॉक खरीद लिया होगा, हमने स्टॉक खरीद लिया होगा तो कैश का इनफ्लो हो गया होगा हमारे पास से, सॉरी आउटफ्लो हो गया होगा। तो ये इंक्रीज हो गया करंट एसेट, तो कैश का आउटफ्लो है, ये माइनस होगा। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी कैश का आउटफ्लो है, ये भी माइनस होगा। तो क्या माइनस होगा क्या प्लस होगा? ये तो क्वेश्चन हुआ हमारा। देखो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में एक नोट बना हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिर्फ एक एंट्री है, ओनली वन एंट्री। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपका सरप्लस दे रखा है, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस। आपका पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस, और भी एंट्री हो सकती है इसके अंदर, जैसे रिजर्व हो गया आपका, बहुत सारी एंट्रियां आती हैं इसमें। अभी फिलहाल एक ही एंट्री दी हुई है, बैलेंस इन एसपीएल। तो हम क्या करते हैं सर, क्लोजिंग एसपीएल में से ओपनिंग एसपीएल को माइनस कर लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा, नोटबुक निकाल लो, फिर मैं क्वेश्चन साथ साथ दिखाता जाऊंगा बाद में भी। आप नोटबुक निकालो पहले।
ये मैंने हटा दिया यहां से। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है कुछ भी। समझ आया ना आपको? एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब सर जो नीचे एडजस्टमेंट में दिया होता है, जैसे आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़ा था, तो फाइनल अकाउंट के 2 चैप्टर थे वहां। एक था जिसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती थी नीचे, विदाउट एडजस्टमेंट वाला, और एक था जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन होती थी। तो ये वाला जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 2014 में जो आया था, इसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं। अब तुम कहोगे सर हमारी भी किस्मत ऐसी हो 2020 मतलब 21 में भी ऐसा ही आ जाए जिसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो, तो वो तो किस्मत किस्मत की बात है। फॉर्मेट बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। देखो कैसे होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड लिखना होता है, मैं नहीं लिख रहा अभी वो यहाँ पे, नीचे लिखना होता है फॉर द ईयर एंडेड, करंट ईयर की डेट लिखनी होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फिलहाल अभी बना लेते हैं। अमाउंट के 2 कॉलम बनते हैं, ठीक है। वैसे एक कॉलम बना के भी कर सकते हैं हम, लेकिन 2 कॉलम बनाएंगे हम हमेशा। अमाउंट के क्यों बनते हैं 2 कॉलम, मैं बता दूंगा। रुपीज पर्टिकुलर। आप जब अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे पहले ऊपर हेडिंग लिख लेना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमें पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करनी होती है। अब देखो यहाँ पे 2 तरीके हैं बच्चों क्वेश्चन करने के। या तो आप पहले पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व कर लो, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, या आप तीनों के हेड बना लो पहले। वो आपको तभी हो पाएगा जब आइडिया हो जाए कि कितना कितना स्पेस चाहिए, और फिर जो एंट्री जहां की है वहां करते जाओ। तो अभी मैं स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन अलग अलग करके करा दे रहा हूँ। पहले ऑपरेटिंग सॉल्व कर देता हूँ, फिर इन्वेस्टिंग कर देंगे, और फिर फाइनेंसिंग कर देंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या लिखते थे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले लिखना होता था हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये क्वेश्चन है मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ साथ साथ। ये रहा आपका सरप्लस है आपका बैलेंस इन एसपीएल। उस दिन मैंने आपको बताया था कि 4 एंट्रियां ऐड करनी होती हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, देखो क्वेश्चन में कहीं जनरल रिजर्व है? नहीं है सर। प्रपोज डिविडेंड कहीं है क्वेश्चन में? नहीं है प्रपोज डिविडेंड। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का है क्वेश्चन में? नहीं है। इंटरिम डिविडेंड वो भी नहीं है। वो 4 एंट्रियां जो हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है, वो चारों ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब सर यही मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। क्लोजिंग एसपीएल में से ओपनिंग एसपीएल माइनस कर देंगे सीधा। 1,32,000 माइनस 24,000। अगर वो चारों एंट्री होती है, 4 में से कोई भी एक एंट्री होती तो वर्किंग नोट बनाना पड़ जाता हमें अलग से, वो फिर हम यहाँ नहीं दिखा सकते थे। समझ गए बात? यहां तक क्लियर है सबको? 1,32,000 में से हमने 24,000 हटा दिया, 1,08,000 आ गया ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद हमें ऐड करना होता है, इसमें नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश, या नॉन कैश आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स हैं, उनको हमें ऐड करना होता है। ये मान लो हेडिंग बना दी मैंने। मुझे बताओ कोई बच्चा, क्या कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इसमें? सर क्या क्या होते थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? जैसे डेप्रिसिएशन है क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन ये लो क्वेश्चन देख लो पूरा, कहीं पर भी नहीं है डेप्रिसिएशन। उसके बाद सर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, क्या बोरोइंग्स पे कोई इंटरेस्ट है? नहीं है। गुडविल, गुडविल है क्वेश्चन में जो राइट ऑफ हो रही हो? नहीं है। या कोई इंटेंजिबल एसेट ऐसा जो राइट ऑफ हो रहा हो? वो भी नहीं है। या प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर जो होता है आपका प्रेफरेंस शेयर, वो भी नहीं है। आप देखो ध्यान से, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं
उनमें से एक भी आइटम इस क्वेश्चन में नहीं है। कोई है तो मुझे बता दो, अगर किसी को दिख रहा हो तो। क्या कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में? नहीं है सर, नहीं है तो छोड़ दो, डैश, बात खत्म। ये हेडिंग तो मैंने वैसे ही लिख दी थी समझाने के लिए। फिर क्या करना होता है? फिर लेस कर देना होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्या कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है? जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट। कोई एसेट हमने यहाँ बेचा है, प्रॉफिट पे नहीं बेचा। कोई इन्वेस्टमेंट हमने बेची है, प्रॉफिट पे नहीं बेचा। कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई इंटरेस्ट इनकम है? नहीं है। कोई डिविडेंड इनकम नहीं, कोई रेंटल इनकम नहीं है। किसी भी तरीके की नॉन ऑपरेटिंग इनकम इस क्वेश्चन में नहीं है, तो वो भी आपका हो जाएगा डैश। ये लो, यहां तक सॉल्व करके क्या आ जाता था सर? यहां तक सॉल्व करके जो बचता था उसको कहते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसको कहते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आपका ऐसे एरो बना के लिख लेना, यही आ जाएगा सेम अमाउंट 1,08,000। 1,08,000। मैं अभी ना ये हेड्स आपको सिर्फ 2-3 क्वेश्चन तक बनाऊंगा, फिर मैं ये हेड बनाने छोड़ दूंगा और डायरेक्ट एडलेस करता जाऊंगा, ठीक है? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया बिजनेस का, नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ गए ना। कैसे आए? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना, ऐड कर लेना होता है, जो कि नहीं है तो डैश। नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर लेनी होती है, जो कि नहीं है तो डैश। कुछ है ही नहीं ना क्वेश्चन के अंदर, कहां से लाए हम अपने आप? तो यही आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक, अब जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता था तो इसमें सर ऐड करना होता था हमें वर्किंग कैपिटल वाली एंट्री। ऐड क्या करना होता था? डिक्रीज इन करंट एसेट। अगर कोई करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उसे ऐड करेंगे, क्योंकि कैश का इनफ्लो होता है इससे। और अगर कोई करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो तो उसे भी ऐड कर लेना, क्योंकि इससे भी कैश का इनफ्लो होता है। जरा देखो ध्यान से, ढूंढ ढूंढ के, क्या ये वाली कंडीशन कहीं एप्लीकेबल हो रही है? देखो पहले करंट लायबिलिटी पे देखते हैं। ये रहा करंट लायबिलिटी, 27,000 से 75,000। हाँ सर, इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई ना। ये 2012 है, ईयर ध्यान रखना कौन सा कहाँ लिखा है, कभी उल्टा भी लिखा होता है। प्रीवियस ईयर यहाँ लिखा होगा, करंट यहाँ लिखा होगा, ठीक है? ये प्रीवियस है, ये करंट है, तो प्रीवियस से करंट में देखोगे तो करंट लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है सर, करंट लायबिलिटी बढ़ी है तो कैश का इनफ्लो है, तो आप यहाँ लिख लो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितना इंक्रीज हुआ है माइनस कर लो, 75,000 माइनस 27,000, 48,000 ये ऐड हो जाएगा। ये ऐड हो गया आपका। फिर आ जाओ करंट एसेट पे, देखो जरा क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? कोई करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि करंट लायबिलिटी में तो एक ही एंट्री थी खाली। ये हो गया। अब आ जाओ करंट एसेट पे। इन्वेंट्री, इसको तो करंट एसेट नहीं मान सकते, याद रहेगा ना, ये कैश इक्विवेलेंट है। इन्वेंट्री देखो, 24,000 से 1,07,000। सर डिक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है, तो इस वाले हेड में तो नहीं आएगा। फिर ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इस वाले हेड में नहीं आएगा, तो दूसरा हेड बना लो। ये लो, लेस कर लो यहाँ पे, लेस होगा इंक्रीज इन करंट एसेट। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आगे हेड बनाना बंद कर दूंगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया करूंगा। फिर अभी मैं हेड बना रहा हूं 2-3 क्वेश्चन तक बस। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब अगर कोई करंट एसेट इंक्रीज या करंट लायबिलिटी डिक्रीज, करंट लायबिलिटी में तो एक ही एंट्री थी, वो हमने कर ली। अब बस करंट एसेट का देख लो। इन्वेंट्री आपका इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बढ़ा था, कितना बढ़ा था? 1,07,000 माइनस 24,000। 1,07,000 माइनस 24,000, 83,000 ये नेगेटिव में एंट्री आएगी। ब्रैकेट लगा लगा लेना। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ये आपका 40,000 माइनस 17,500। 40,000 माइनस 17,500, 22,500, ये भी माइनस में एंट्री है। ठीक है, इसके बाद सर यहां तक सॉल्व करके क्या आ जाता था? कैश जनरेटेड। यहां तक सॉल्व करके आ जाता था कैश जनरेटेड। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। जरा एड लेस करवाओ ऊपर से नीचे तक। 108,000 प्लस 48,000 माइनस 83,000 माइनस 22,500, 50,500। ये आपका इधर आ गया 50,500।
इसके बाद कैश जनरेटेड में से टैक्स पेड माइनस कर देते थे। क्या क्वेश्चन में टैक्स पेड क्वेश्चन में गिवन है? नहीं है, हमें किसी तरह का टैक्स क्वेश्चन में नहीं दिया, तो ये डैश। और जो फाइनल आंसर होता था उसको अंदर वाले कॉलम में लिखते थे, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 50-500। आंसर अगर पॉजिटिव में आया तो ये हो जाता था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ए पार्ट हमारा पूरा सॉल्व हो गया। ए पार्ट पूरा सॉल्व हो गया। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं वरना क्लास बीच में से बंद हो जाएगी आधे अधूरे सॉल्यूशन में। फिर आ जाते हैं दूसरे पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वैसे एक पेज पे आ जाता है, मैंने थोड़ा ज्यादा स्पेस देके लिख दिया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सर दो ही एंट्री हैं। एक तो मेरा टेंजिबल जो एसेट्स है वो आपका परचेज हो गया है, तो आप यहां लिख देना परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स हमने खरीदा है और ये आउटफ्लो है कैश का। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ये कैश का आउटफ्लो है, माइनस कर लेंगे 2,94,000 में से 2,52,000, 42,000 का ये परचेज हो गया, ये माइनस में। कैसे आया ये देखो क्वेश्चन के साथ साथ। ये रहा टेंजिबल एसेट, ये 2,52,000, 2,94,000, तो ये परचेज हो गया फिक्स्ड एसेट, तो माइनस हो गया। ऐसे ही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी परचेज हो रहा है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 48,000 में से 18,000 माइनस कर दो, 30,000 रुपए, ये भी नेगेटिव में। तो इसका फाइनल आंसर आ गया नेगेटिव में आपका 42,000, 30,000, 72,000 नेगेटिव में आंसर। ये हो गया आपका। जो नेगेटिव में आता है उसको लिखते हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये बी पार्ट सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। 72,000 नेगेटिव में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी मैं यही कर देता हूँ, बाकी अगले पेज पे कर लेंगे। यहाँ देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। सी पार्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका शेयर कैपिटल था। शेयर कैपिटल 1,80,000 से 2,10,000 हो गया था, इंक्रीज हो गया था। तो यहाँ लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमारा इशू करने से कैश का इनफ्लो होता है बिजनेस में। तो 1,80,000 से 2,10,000 मतलब 30,000 का इनफ्लो, 30,000 का इनफ्लो। इसके बाद यहाँ देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 1.5 लाख था, अभी भी 1.5 लाख ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये फाइनेंसिंग का आंसर आ गया फाइनल, 30,000 रुपए पॉजिटिव में। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर, क्योंकि कोई और एंट्री है ही नहीं, ठीक है ना। फाइनेंसिंग की कोई और एंट्री नहीं है हमारे पास, तो ये हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये सी पार्ट सॉल्व हो गया। तीनों एक्टिविटी के आंसर चेक कर लेते हैं पहले। ये देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 50-500, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का यूज्ड आ रहा है 72,000 और फाइनेंसिंग का 30,000। ये रहा, आ गए हमारा तीनों। अब आगे करते हैं। अब इन तीनों एक्टिविटी को ऐड कर लो। तीनों एक्टिविटी को ऐड कर लो। मुझे बताओ ऐड करके प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है? 50-500 पॉजिटिव, 72,000 सॉरी नेगेटिव है ये। 50-500 पॉजिटिव, 30,000 पॉजिटिव और 72,000 नेगेटिव। 8,500 पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो इसको लिखना है यहाँ पे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपका नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। कितना आ गया सर? 8,500। अंदर वाले कॉलम में लिखना आप सब कुछ। ये कैसे आया? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों आंसर को ऐड कर दिया।
जैसे ही आपका ये इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आ रहा हो, प्लस में आ जाए अगर तीनों को ऐड करके तो इंक्रीज लिख देना, अगर तीनों को ऐड करके a प्लस बी प्लस सी नेगेटिव आ जाए तो डिक्रीज लिख देना, ब्रैकेट लगा देना फिर यहाँ पे। इसके बाद आप इसमें ऐड कर लेना ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, जैसे ही आप यहाँ पे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करोगे, देखो क्वेश्चन में आ जाओ, एक तो ये कैश की वैल्यू है, ये कैश है आपका सीधा सीधा, और एक मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये भी कैश इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे ही आप इन दोनों अमाउंट को ऐड करोगे, ये 9,500 और ये 60,000, ये ओपनिंग वाली वैल्यू है। देखो ऐड करते हैं इनको, यहां मैं अलग अलग करके लिख देता हूं। कैश का बैलेंस कितना है 9,500, ये 9,500, और करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 60,000, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया ये 69,500, 2012 है ना, ये ओपनिंग ही है ना, हाँ 69,500। जरा ऐड करो 69,500 इसमें कितना आया। सर एबीसी कौन सा लिया? एबीसी जो पीछे आंसर आया है ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का, तीनों आंसर। माइक बंद कर लो, किसका माइक ऑन हो गया। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के जो आंसर आए हैं वो तीनों को ऐड कराए, फिर हमने उसमें ओपनिंग कैश ऐड कर लिया। ओपनिंग कैश का मतलब जो कैश है वो भी, और जो कैश इक्विवेलेंट है वो भी। तो कैश का बैलेंस गिवन है 9,500 ओपनिंग का, और करंट इन्वेस्टमेंट का है 60,000, दोनों को मिला के कितना हुआ 69,500। जैसे ही हमने इसमें ये ऐड करा तो ये 78,000 ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्लोजिंग, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप चाहो तो चेक कर लो, मैच कर लो दोनों को ऐड करके, यही आंसर आ रहा है। देखो ये क्लोजिंग 54,000 और 24,000 ऐड करो जरा, हो रहा है 78। कितना है 54,000 प्लस 24,000, 78,000, बिल्कुल ठीक है। मैंने बताया था ना कल के आंसर पता होगा इसमें हमें कितना आने वाला है। आंसर क्लोजिंग कैश से मैच हो जाएगा। क्लोजिंग कैश का मतलब अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होता, मान लो ये वाली एंट्री नहीं होती हमारी, करंट इन्वेस्टमेंट की एंट्री इस क्वेश्चन में नहीं होती, तो 9,500 ऐड करते तो 24,000 आ जाता। मतलब जैसे भी होता जिस तरीके से भी, तो वो मैच हो जाता। अब यहाँ पे दो है हमारे पास, एक तो कैश है और एक कैश का इक्विवेलेंट है, तो हमने दोनों को ऐड करा, ओपनिंग वाले को, और ऐड करके जो फाइनल आंसर आया वो दोनों के क्लोजिंग के इक्वल होगा, मतलब 24 प्लस 54 के बराबर। यहाँ देखो मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ। ये 78,000 अगर आप एग्जाम में ऐसे दिखाना चाहो, इस 78,000 में आपका ऐसे एरो बना के दिखा देना उसको, सामने वाले को, एग्जामिनर को। कैश का जो बैलेंस है वो है 24,000, और करंट इन्वेस्टमेंट का जो बैलेंस है वो है 54,000। इन दोनों को मिला दोगे तो 78,000। ऐसे एरो यहाँ पे ले आना इधर, ठीक है। ये हो गया पूरा। 2014 में ये क्वेश्चन आया था विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो पीछे अब दिखाना बता दो, सर। पीछे का देख लो, ये लो। हर्षित जो 1,08,000 था ना, वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, लेकिन क्योंकि हमारे पास ना तो कोई नॉन कैश एक्सपेंस है और ना ही कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो भाई जब ये अमाउंट नहीं है तो यही अमाउंट तो आ जाएगा ना अल्टीमेटली, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई आइटम होता, मान लो डेप्रिसिएशन होता क्वेश्चन में, तो यहाँ डेप्रिसिएशन ऐड कर लेते हैं, या इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर होता तो वो ऐड कर लेते हैं, या गुडविल रिटर्न ऑफ होता वो ऐड कर लेते हैं। जब है ही नहीं कुछ तो फिर क्या ऐड करें, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा छोटा सा था, इतना, इसमें कुछ एंट्री नहीं थी, तो ये आपका जब कुछ अमाउंट था नहीं, यहाँ कुछ अमाउंट था नहीं, तो यही हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, ठीक है। फिर आपने इसमें एड लेस करा ये सारा, ये आपका ऑपरेटिंग का आंसर आ गया। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे बड़ा बनता है, अगर ये किसी का सही बन गया
तो फिर आगे गलती नहीं होगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमेशा 2 3 4 इससे ज्यादा एंट्री नहीं होंगी, 2 3 एंट्री होती है। फाइनेंसिंग में भी 3 या 4 या इससे ज्यादा एंट्री नहीं होगी, मतलब 4 5 लाइन का ये बनेगा, 3 4 लाइन का ये बनेगा हमेशा। सबसे बड़ा बनेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इस पे फोकस करना है हमें। फिर हमने इन तीनों को ऐड करा, 50 500 और 30,000 पॉजिटिव में है, तो 80 500 माइनस 72,000, 8 500 आ गया नेट इंक्रीज। ये नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इसमें ओपनिंग कैश को ऐड करना है बस आपको। ओपनिंग कैश मतलब कैश और करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारा कैश माना जाता है यहाँ पे, मतलब कैश के इक्विवेलेंट माना जाता है, तो उसको भी ऐड करा। ये दोनों ऐड करते ही जो 78,000 आ गया, ये इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए, हमेशा मैच हो जाना चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ तो फिर सरदर्दी हो जाएगी फिर एग्जाम में, फिर ढूंढो गलती कहाँ हुई। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्लास बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाओगे अभी यहाँ पे बैठे बैठे साथ में मेरे, तभी कुछ समझ आएगा। हाँ देखो, ये दिल्ली का क्वेश्चन था हमारा, ये वाला कौन सा था, दिल्ली का। हम करते हैं ऑल इंडिया का। ऐसा ही क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, बस एक आइडिया हो जाएगा, पीछे देखना मत, पलटना मत, अपने आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पहले। एक ऑल इंडिया में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, और फॉरेन में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। मैं निकाल लेता हूँ एक बार। जो मैंने स्कैनर दिखाया था ना अभी आपको, वो दिल्ली रीजन का है खाली, अभी मैं भेज दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन मैंने निकाल के रखा हुआ था इसका, अभी कहाँ गया, हो गया क्या क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अभी मैं ये दोनों तीनों क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा। ये 25 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, जूम कर लो, ये लो थोड़ा, ये लो, ये 25 नंबर क्वेश्चन, प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट सीबीएसई फॉरेन 2014, ठीक है ना। दिख रहा है सबको, ठीक है। तो ये आपकी पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। फिर नीचे एक नोट्स टू अकाउंट्स भी दे रखा है, ये रहा सरप्लस इन बैलेंस, और फाइनल आंसर भी दे रखे हैं नीचे कि ऑपरेटिंग का कितना आएगा, इन्वेस्टिंग का कितना आएगा, फाइनेंसिंग का कितना आएगा, और नेट डिक्रीज आएगा इस बार इसमें। और फिर आप ओपनिंग कैश ऐड करोगे तो क्लोजिंग से मैच हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, या कैसे भी करके। थोड़ा सा ज्यादा जूम कर दिया मुझे लग रहा है। अब पूरा दिख रहा है, हाँ अब पूरा दिख रहा है। ये वाला क्वेश्चन अभी करना है सबको, ठीक है। क्लास बंद हो जाएगी 5-6 मिनट में, अगर कर सकते हो कर लो 5-6 मिनट में, नहीं तो फिर दोबारा ज्वाइन कर लेना। इसको करके ही जाएंगे हम। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? मैं ऐसे पकड़ के नहीं बैठा रहूंगा ना काफी देर तक, या तो मैं फोटो क्लिक करके भेज दूं। ये मैं ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ये लो, छोड़ दिया मैंने। बिफोर टैक्स में ये ना बैलेंस इन एसपीएल दे रखा है ना, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर लो। 4 लाख माइनस 3 लाख, 1 लाख आ जाएगा। क्लोजिंग एसपीएल माइनस ओपनिंग एसपीएल करना होता है। और फिर इसमें 4 एंट्रियां जो हैं वो ऐड करनी होती हैं। उन चारों में से कोई भी एंट्री नहीं है, ना तो प्रपोज डिविडेंड है क्वेश्चन में, ना प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना इंटरिम डिविडेंड है, ना रिजर्व है, मतलब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो जनरल रिजर्व भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, वही मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा, ठीक है। 4 लाख माइनस 3 लाख, 1 लाख। फिर उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखो क्वेश्चन में नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं है। करो ना अपने आप से, तभी तो दिया है मैंने क्वेश्चन।